हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल पे। हमने जो पीछे जो वर्गीकरण कर रहे थे हम, तो वर्गीकरण में हमने थार मरुस्थल तक कर लिया था। थार मरुस्थल में हम उसकी जो विशेषताएं थी थार मरुस्थल की वो हमने कर ली थी। अब थार मरुस्थल में हमने दो भागों में इसको विभाजन किया था, एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश, एक अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। तो शुष्क रेतीला प्रदेश के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है जिसमें 4 बेसिन आते हैं, घग्गर, शेखावटी, नागौरी और लूनी बेसिन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अरावली आ जाएगी। अरावली के बाद में जो दक्षिणी पठार है, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठार, वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बालुका स्तूप की। बालुका स्तूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विभाजन कर रहे थे हम थार मरुस्थल का, तो शुद्ध पश्चिमी, शुद्ध रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। और ये भी दो भागों में है, एक तो है बालुका स्तूप मुक्त, बालुका ये भी दो भागों में है, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। तो ये दो भागों में है। हम दोनों की ही बात करेंगे, इनके पहले विशेषताओं के बारे में, फिर इनके बारे में मोटा मोटा पॉइंट है जो वो। तो बालुका स्तूप मुक्त की अगर हम बात करें तो ये कितना परसेंट है, ये है 41.50%, और ये कितना है हमारा 58.50%। ठीक है, ये बालुका स्तूप मुक्त कितना एरिया है, ये 41.50%, और वो इतना कितना है बालुका स्तूप युक्त, वो है हमारा 58.50%। अगर इसकी हम बात करें तो ये कैसा है, ये हमादी और रेग है। हमादी मैंने बताया था आपको कि हमादी क्या होता है, चट्टानी मरुस्थल, और रेग क्या होता है, जो ईर्ग और हमादी दोनों का मिश्रित जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो रेग कहलाता है। और ये कैसा है, ये शुद्ध रेतीला है, शुद्ध रेतीला। ठीक है, ये हमादी रेग है, ये शुद्ध रेतीला है। अगर हम बात करें इसकी तो बालुका स्तूप मुक्त के अंदर जो है क्या पाई जाती है, लाठी सीरीज पाई जाती है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, ये लाठी सीरीज जो है ये क्या है, ये पोखरण से लेके मोहनगढ़ जो जैसलमेर है, मोहनगढ़ जैसलमेर, वहां तक जो है अवसादीय चट्टानों का समूह, अवसादीय चट्टानों का समूह है ये लाठी सीरीज। क्या मतलब कि 2007 में क्या हुआ कि जो काजरी के वैज्ञानिक थे, काजरी के वैज्ञानिकों ने एक खोज की कि 80 मीटर लंबी, और 80 मीटर तो लंबी थी और 60 मीटर जो चौड़ी है, वो पृथ्वी के नीचे अंदर पृथ्वी के बहती हुई क्या है, एक जलधारा है, भूगर्भिक जलधारा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको लाठी सीरीज कहते हैं या भूगर्भिक जल प्रपट्टी कहते हैं। वही क्या है, हमारी लाठी सीरीज है। कितनी है ये, 80 मीटर तो लंबी और 60 मीटर चौड़ी, 60 मीटर चौड़ी, पृथ्वी के अंदर बहती हुई एक जलधारा, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी भी कहते हैं। तो वही क्या है, ये लाठी सीरीज है। और इसका जो जल स्रोत है वो क्या माना जाता है, जो हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी है वो इसका जल स्रोत माना जाता है। यहाँ पे सेवन घास पाई जाती है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे करडम करडम बोलते हैं, लस्सी थूरिया सीढ़ी को बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं, मुराला बोलते हैं। और जो सेवन घास होती है वो गोडाउन जो पक्षी होता है उसकी क्या है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है सेवन घास को। और इसी सीरीज, ये जो सीरीज है लाठी सीरीज, इसी सीरीज के नजदीक जो है चंदनगांव है, उसमें एक नलकूप है जिसे जिसे क्या कहा जाता है, थार का घड़ा है, यानी चांदन नलकूप कहा जाता है, थार का घड़ा या चंदन नलकूप कहा जाता है। और उस चांदन नलकूप से जो है क्या निकलता है, 2.5 लाख प्रति लीटर जो है जल निकाला जाता है, चांदन नलकूप से मीठा जल निकाला जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। इसमें क्या मिलता है, रॉक फॉस्फेट, बालुका स्तूप मुक्त में रॉक फॉस्फेट खनिज मिलता है। और थार रेगिस्तान का जो जल महल है, बटाड़ू का कुआं, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गुलाब सिंह ने करवाया था। थार रेगिस्तान का जल महल जो है वो यहीं पे है, बटाड़ू का कुआं, और किसने करवाया था निर्माण, गुलाब सिंह ने करवाया था। तो ये तो था बालुका स्तूप मुक्त के बारे में। अब बालुका स्तूप युक्त की अगर हम बात करें
तो बालू का स्तूप युक्त में क्या है कि ये कितना एरिया है 58.50%, और ये कैसा है, ये शुद्ध रेतीला है। ये दोनों का है, मादी भी है और रेत भी है, यानी मिश्रित भी है और चट्टानी भी है, लेकिन ये क्या है, केवल शुद्ध रेतीला है। इसमें क्या मिलेंगे, इसमें आपको बालू का स्तूप मिलेंगे। बालू का स्तूप मतलब वायु के निक्षेप द्वारा या वायु के द्वारा जो है मिट्टी इकट्ठी करके जैसे टिब्बों के रूप में निर्माण होना, जिसको धोरे भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, जिनको धरियन भी कहा जाता है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और इनके जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे अनुदैर्घ्य, बरखान, अनुप्रस्थ। तो ये हम जो है इनके सारे जो है नाम वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। तो ये आपको आई थिंक ये इतना समझ में आ गया होगा पहले, फिर अब बात करते हैं इससे, ठीक है। तो हम इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं पहले। बालू का स्तूप मुक्त में फर्स्ट प्रकार जो है वो क्या, कौन सा है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य या जिसको रेखीय भी बोलते हैं, रेखीय बालू का स्तूप। इसमें क्या होता है, अनुदैर्घ्य में इसमें क्या होता है, जैसे हवा जा रही है, हवा जैसे हवा की डायरेक्शन दी है, तो इस हवा के समानांतर जो है बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अनुदैर्घ्य कहलाएंगे। जैसे हवा की डायरेक्शन ये है और इसी के समानांतर, इसी के समानांतर जैसे ये यहाँ पे ये ऐसे इसी के समानांतर बन रहे हैं ना ये धोरे टिब्बे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये अनुदैर्घ्य कहलाएंगे। मतलब रेखीय, रेखीय बन रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कहलाएंगे। इनकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, वो 10 मीटर से लेके लगभग 10 मीटर से लेके 60 मीटर तक इनकी जो है ऊंचाई होगी। और सर्वाधिक विस्तार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मिलेंगे सर्वाधिक, आपको जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, इस वाले एरिया में जो है ये ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट हो गया अनुदैर्घ्य, सेकंड जो है वो है हमारा अनुप्रस्थ। सेकंड कौन सा है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या है, जैसे हवा चल रही है तो इस हवा के समकोण, इस हवा के समकोण जो बनेंगे, हवा के समकोण जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे अनुप्रस्थ कहलाएंगे। जैसे ये हवा चल रही है इस साइड और इस साइड कोई अवरोध बाधक आ गया और इस बाधक के यहाँ पे नजदीक नजदीक जो है क्या धोरा बन गया, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके समकोण पे बन रहा है, समकोण पे बन रहा है ना ये, इससे ऐसे समकोण पे, तो ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ कहलाएगा। इनकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 10 से 40 मीटर, 10 से 40 मीटर इनकी ऊंचाई होगी। और ये सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाएंगे, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, इनमें ये मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है बरखान। बरखान या जिसको चंद्राकार भी बोल सकते हैं, बरखान बालू का स्तूप या चंद्राकार बालू का स्तूप। ये बरखान या बरछान जिसको अर्ध चंद्राकार बोलते हैं, मतलब अर्ध चंद्राकार कैसे, ये इस टाइप के मिलेंगे आपको, इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के मिलेंगे यानी अर्ध चंद्राकार, ठीक है। और ये सर्वाधिक नुकसानदायी भी होते हैं, ये सर्वाधिक गतिशील हैं। और जो नई बालू स्तूप मतलब जो नई मिट्टी होती है उनसे ये बनते हैं, नए टिब्बों से, यहाँ से मिट्टी कट कट के ऐसे मतलब इस टाइप से बनते हैं। और ये जो सर्वाधिक जो है पाई जाती हैं वो शेखावटी में पाई जाती हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है। और चौड़ाई इनकी सर्वाधिक होती है 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर इनकी चौड़ाई होती है और ऊंचाई उनकी 10 से 20 मीटर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पैराबोलिक। नंबर 4 आता है हमारा पैराबोलिक। पैराबोलिक की अगर हम बात करें तो पैराबोलिक जो वो क्या कैसा होता है, जो महिलाएं होती हैं उनकी जो पिन होती है उनके पिन की शेप के जैसे, ये पिन है, इस पिन के शेप के जैसे ही जो है इनकी आकृति होती है। तो ये जो है कि ये कैसी होंगी, ये पैराबोलिक होंगी। और ये किस वजह से बनते हैं, यहाँ पे कोई मरुस्थली वनस्पति खड़ी है और उसी के कारण ही ये क्या बना है, ये स्तूप बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ये बीकानेर में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो पैराबोलिक हैं वो उसमें बीकानेर में ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है सीप। नेक्स्ट है सीप। तो सीप की बात करें तो सीप कैसा होता है,
शीत जो है विपरीत दिशा के शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला का क्या होना, बीच से कटा फटा होना। जैसे हवा आई और हवा इतनी तेज है कि उसकी जो डायरेक्शन है इतनी स्ट्रोंग है हवा कि उसकी जो विपरीत दिशा है उसकी क्या होना, उसकी वजह से ये क्या आपस में बीच में से ये कटा होना। जैसे ये बीच में से इसका ये कटा होना, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा शीत कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, शीत कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा सबरकाफिस स्तूप। सबरकाफिस स्तूप जो है वो क्या होता है, छोटी झाड़ियों के, जो छोटी छोटी झाड़ी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनके पास या मतलब बिल्कुल ही स्लो हवा चल रही है, मंदी हवा चल रही है, उससे जो बनने वाले जो स्तूप होते हैं वो सबरकाफिस स्तूप बनते हैं। नेवखा की अगर हम बात करें तो नेवखा क्या होते हैं, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, ये जैसे झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों से छन छन के जो यहाँ पे बालू का स्तूप बनेंगे वो कैसे होंगे, वो नेवखा कहलाएंगे। मतलब झाड़ियों से छन छन के जो बनने वाले स्तूप कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नेवखा कहलाते हैं। फिर होता है हमारा तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो जैसे एक तारा होता है ना, वैसे ही इसकी शेप होती है, ऐसी शेप में जो बनता है वो क्या कहता है, क्या कहलाते हैं तारा बालू का स्तूप। और ये कहाँ पे मिलते हैं सर्वाधिक, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़। नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो नेटवर्क बालू का स्तूप कैसा होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो जैसे ये थोड़ा यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से ये यहाँ, तो ये जो है कहाँ से हनुमानगढ़ से हरियाणा तक जो है इनके ये पाए जाती हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क का मतलब एक तरीके से एक से कनेक्टेड होना, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, तो ये जो बालू का स्तूप है एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे, यानी नेटवर्क एक तरीके से नेटवर्क बना रहे हैं ना आपस में, तो ये कहलाएंगे नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाएंगे। फिर जैसे प्लाया की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान जो है हमारा, मरुस्थल जो है, उसमें बालू का स्तूपों के मध्य ये जैसे बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है और इधर बालू का स्तूप है, और इनके मध्य यहाँ पे जैसे पानी जमा हो गया, तो ये पानी जो जमा हो गया ये अस्थायी है, ठीक है, और पानी जमा हो गया तो इनको क्या कहेंगे, प्लाया कहेंगे, अस्थायी झीलें। ठीक है, और पालीवाल ब्राह्मण थे उनके नाम से इनका जो नाम है वो पड़ा है, और स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं, टाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, टाड़ कहते हैं। समझ में आ गया कि ये जो प्लाया है, प्लाया क्या होता है, जैसे बालू का स्तूप है, 2 बालू का स्तूप है और उन 2 बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी जो झील बनी है, मतलब पानी जमा होने के कारण अस्थायी जो झील बनी है वो क्या कहलाता है, प्लाया कहलाता है, और इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, टाड़ कहते हैं, और पालीवाल जो ब्राह्मण है उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है। फिर अगर हम बात करें रन और टाट की, तो जो ये जो प्लाया है, इस प्लाया का जो पानी है जब सूख जाएगा, सूख कर जब दलदली भूमि हो जाएगी, मतलब बिल्कुल नहीं सूखेगा, जब दलदली भूमि होगी तो उस समय इसको क्या कहेंगे, उस समय इसको रन या टाट बोलेंगे, उस समय इसको रन या टाट कहेंगे। और जब इसका पानी सूख कर कृषि के योग्य बन जाए, मतलब बिल्कुल सूख जाए, कृषि योग्य बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम खड़ीन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कई जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कृषि बोली जाती है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। फिर प्रमुख रण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख रण क्षेत्र जैसे जैसलमेर हो गया, आपका, और भागरी हो गया, बरमसर हो गया, कनौड़ हो गया, लवा हो गया, पोखरण हो गया, फलोदी में बाप हो गया, और बालोतरा में थोप हो गया जो मरू जिला है, और पड़ीहारा जो चूरू है उसमें पड़ीहारा हो गया। बालसन की अगर हम बात करें तो बालसन जो है वो क्या है, मरुस्थली भागों में चट्टानों से घिरा हुआ। ये कुछ शब्दावली है, ये तो इतने जो थे क्या थे, ये तो वो थे बालू का स्तूप थे। अब कुछ शब्दावलियां हैं जैसे प्लाया, रन, टाट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब खड़ीन। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं बालसन की, तो बालसन क्या होता है कि जैसे मरुस्थली भागों में चट्टानों से घिरा भाग जहाँ पानी जमा हो जाता है और सूखने के बाद कृषि की जाती है। क्या कह रहा है कि
ये मरुस्थल है और इस मरुस्थल में ये चट्टानें हैं, ठीक है। और इन चट्टानों से ये क्या है, घिरा हुआ भाग है। और इस घिरे हुए भाग में क्या हो जाए, पानी जमा हो जाए, ठीक है, पानी जमा हो जाए। और यहाँ पे जब ये पानी, मान लो यहाँ पे पानी ये जमा हो गया, ठीक है, ये चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच में यहाँ पे कहीं पानी जमा हो गया। और इस पानी के सूखने के बाद यहाँ पे अगर कृषि की जाती है तो ये क्या कहलाता है, ये बालसन कहलाता है, ठीक है। सेलिनास, सेलिनास की अगर हम बात करें तो मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया झील। जैसे जो प्लाया झील थी उसकी जो जो ऊपर की जो परत होगी वो कैसी होगी, वो मुलायम लवण की, मतलब उसमें जो लवण की मात्रा है वो कैसी होगी, वो मतलब मुलायम होगी। लवण की मात्रा कुछ भी हो वो मुलायम होगी बिल्कुल, और लवण युक्त होगी वो, ठीक है, अत्यधिक नमकीन होगी वो। तल्ली की अगर हम बात करें तो तल्ली किसको कहेंगे, जैसे ये धोरे, मतलब ये जो टिब्बे होते हैं, ये बालू का स्तूप, धोरे, इनके नीचे की जो निम्न भूमि होती है जहाँ मीठे पानी का भराव होता है, जैसे ये टिब्बा है, ठीक है, धोरा है, और इसकी जो नीचे की भूमि, ये जो भूमि जहाँ पे क्या होता है, पानी का भराव होता है, तो ये क्या कहलाती है, ये तल्ली कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, ये तल्ली कहलाती है। मरडों की अगर हम बात करें तो तल्ली या पोखर की जो उपजाऊ मिट्टी होगी, मतलब ये जो तल्ली है, तल्ली है, इसको पोखर भी बोलते हैं, इसकी जो मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होती है ये, ठीक है, क्योंकि मीठे पानी का भराव है तो ये उपजाऊ मिट्टी होगी। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मरडो। नाड़ी, नाड़ी की अगर हम बात करें तो नाड़ी क्या होता है, मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे कोई गांव है और उस गांव से बाहर एक छोटा सा तालाब बना रखा है तो वो क्या कहलाता है, वो नाड़ी कहलाता है। उससे क्या है, मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो नाड़ी कहलाता है। नाड़ी का टोबा की अगर हम बात करें तो जो तालाब बना रखा है, जो गांव से बाहर छोटा सा तालाब बना रखा है जिसको मनुष्य की आवश्यकता, जो डेली आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही है उससे, तो उस तालाब का जो सबसे गहरा भाग होगा, सबसे गहरा भाग होगा, वो क्या कहलाएगा, वो नाड़ी का टोबा कहलाएगा। जोहड़ की अगर हम बात करें तो जोहड़ जो है वो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो चुनने के कुएं हैं, ठीक है, और चुनने के कुएं हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जोहड़ कहलाते हैं। मतलब इनका निर्माण जो वो राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद शायद उनके द्वारा जो है इनका मतलब विकास किया गया था, उनके द्वारा जो है इनको खोदा गया था। अब हम बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की, यानी जो अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल था उसकी बात करते हैं। उसके अंदर हमारे क्या है, 4 बेसिन आते हैं। एक तो आता है हमारा घग्गर बेसिन, दूसरा आता है हमारा शेखावटी बेसिन, तीसरा आता है हमारा नागौरी उच्चभूमि, चौथा आता है हमारा लूणी। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा यहाँ पे कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। शुष्क और उपाद्र के मध्य, मतलब जलवायु कैसी है, यहाँ पे शुष्क है और उपाद्र है, ठीक है, या संक्रमणीय प्रवृत्ति जलवायु क्षेत्र है। फिर फर्स्ट बात करते हैं हम घग्गर बेसिन की। तो घग्गर बेसिन हमने बात की थी, हम गंगानगर जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे घग्गर नगर जो सरस्वती नदी बहती थी उसी को घग्गर नदी बोलते हैं, तो वही है जो घग्गर बेसिन कहलाता है। तो ये जो है घग्गर बेसिन है। इस घग्गर बेसिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, नदी द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है। ये जो नदी जा रही है इसके द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है और इसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है वो बड़ोपाल जो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, वो है सेम प्रभावित। सेम मतलब एक प्रकार से दलदली भूमि, ठीक है, जो दलदली भूमि होती है उसको सेम बोलते हैं, सेम प्रभावित क्षेत्र। जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, बड़ोपाल स्थान बड़ोपाल। फिर आता है हमारा शेखावटी यानी काटली बेसिन क्षेत्र। तो शेखावटी की अगर हम बात करें तो ये शेखावटी किसके अंदर आएगा, शिखर, चूरू और झोनू के अंदर आएगा। ये क्या है, ये अंतः प्रवाह क्षेत्र है। अंतः प्रवाह क्षेत्र का मतलब है कि वर्षा काल के दौरान क्या होगा, जमीन के नीचे से पानी बहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, सर्वाधिक कुओं का विकास हुआ था और किसके उसमें हुआ था, ये राजेंद्र प्रसाद, जिनको जोहड़ वाले बाबा भी बोलते हैं, सर्वाधिक जोहड़, जिन्होंने क्या बताई थी, पानी संरक्षण की विधियां बताई थी राजेंद्र प्रसाद जी ने।
फिर आता है हमारा नागौरी बेसिन। नागौरी बेसिन की अगर हम बात करें तो नागौर प्लस जोधपुर, नागौर प्लस जो जोधपुर का एरिया है, नागौर और इधर जोधपुर, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये क्या कहलाएगा, नागौरी बेसिन कहलाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो फ्लोराइड है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, नागौरी उच्च भूमि में। जो फ्लोराइड युक्त पानी से फ्लोरोसिस रोग होता है, जो फ्लोराइड युक्त पानी होता है उससे क्या होता है कि फ्लोरोसिस नामक एक रोग है वो होता है। उससे क्या होता है कि उससे मानव की जो हड्डियां होती है, मानव की जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिसको बोल सकते हैं बाकी हो जाती हैं। और जहाँ इस रोग की जो रोगियों की जो संख्या है अधिक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कुबड़ पट्टी, ठीक है, कुबड़ पट्टी या बाकी पट्टी के नाम से जानते हैं। क्या है, फ्लोरोसिस रोग, मतलब उसमें क्या, फ्लोरोसिस रोग किससे होता है, पानी में क्या है कि फ्लोराइड नामक जो है वो फ्लोराइड जो उसकी मात्रा जो है अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे मानव शरीर की क्या हो जाती है, हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम बाकी भी बोल सकते हैं। और ये जहाँ पे ये जो पाए जाते हैं लोग, तो वहाँ उस क्षेत्र को जो है जहाँ पे इनकी संख्या अधिक है वहाँ पे उनको बोलते हैं हम बाकी पट्टी या फिर इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी, ठीक है। कुबड़ पट्टी बाकी पट्टी का विस्तार कहाँ पर है, अजमेर और नागौर के बीच में है। राष्ट्रीय फ्लोराइड नियंत्रण रोकथाम कार्यक्रम द्वारा इसको जो है चालू किया गया है 23 जिलों में, और जिका के सहयोग से नागौर में फ्लोराइड नियंत्रण किया जा रहा है। जिका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। फिर बात करते हैं हम फोर्थ लूणी बेसिन की। तो लूणी बेसिन की अगर हम बात करें तो लूणी बेसिन जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो है ये लूणी बेसिन कहलाता है। इसके अंदर 56 की पहाड़ियाँ मोकलसर से सिवाना, 56 पर्वत उदयपुर के अंदर है। 56 पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मोकलसर से सिवाना, ठीक है। ये हमारी लूणी बेसिन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली की, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो मिनिकोय द्वीप से लेके जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक जो है इनका विस्तार है। और रायसीना पहाड़ियों पे क्या है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक जो है इनका विस्तार माना जाता है। मिनिकोय में क्या है, ये भूगर्भिक विस्तार माना जाता है। मिनिकोय यहाँ पे क्या है, इसका भूगर्भिक विस्तार माना जाता है। यहाँ से ये स्टार्ट होके ये दिल्ली रायसीना पहाड़ी दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन भी है। मिनिकोय द्वीप जो है वहां से स्टार्ट होते हैं भूगर्भिक विस्तार इनका। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में ये जो है सबसे पहले अरावली जो धरती पर दिखाई देती है वो दिखाई देती है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर और गुजरात, यहाँ भी ये जो सबसे पहले धरातल पर दिखाई देते हैं। इससे आगे धरातल पर दिखाई नहीं देती, ये धरातल के अंदर है, और यहाँ पे ये धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं हमें। फिर बात करें हम राजस्थान में, तो राजस्थान में जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में ये आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती हैं। आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती हैं। और खेतड़ी झुंझुनू तक जो है इनका क्या है, विस्तार है। खेतड़ी झुंझुनू तक इनका विस्तार है। आबू रोड सिरोही में ये प्रवेश करती हैं और खेतड़ी झुंझुनू तक जो है इनका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि ये कौन कौन से उसमें है, तो ये भारत के दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों के अंदर ये पाई जाती है। सर्वप्रथम जो इसका विस्तृत वर्गीकरण है वो किसने किया था, वो एच.एम. हेरोन द्वारा जो है इसका वर्गीकरण किया गया था।
एच.एम. हेरोन ने इसका क्या किया था, सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। और ये कैसा प्रकार है, ये प्राचीनतम वलित पर्वत है। किस प्रकार के, ये प्राचीनतम वलित पर्वत है। और उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन युग यानी जो गोंडवाना लैंड है उसका ये हिस्सा है, उत्पत्ति इसकी वहां से मानी जाती है। उद्गम जो है इसका अरब सागर, येमेनी द्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर है। और अरब सागर को जो है इसका क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, अरब सागर की बेटी, ठीक है, अरावली को। तुलना जो है, इसकी तुलना जो है किससे की गई है, अपलेशियन पर्वत जो यूएसए में है, अपलेशियन पर्वत उससे की गई है। और धारवाड़ की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, उनसे इनकी तुलना की गई है। और जो विंध्याचल पर्वतमाला है एमपी में, जिनका ज़्यादा विस्तार है, उनसे इनकी जो है तुलना की गई है। और सबसे अलग बात ये कि यहाँ पे कौन सी चट्टानी पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानी पाई जाती है, यहाँ पे आग्नेय चट्टानी पाई जाती हैं। यहाँ पे आग्नेय चट्टानी पाई जाती हैं। चट्टाने जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय, एक अवसादी और एक कायांतरित। तो आग्नेय चट्टाने जो है क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब अंदर से फटता है, निकलता है बाहर, तो ज्वालामुखी के जमने पर जो है कौन सी चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फट के ऐसे जैसे बाहर आता है ये लावा, तो इसके जमने से जो लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं, ये कौन सी बनती हैं, ये आग्नेय चट्टानें बनती हैं। फिर क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल ग्रेनाइट बेसाल्ट हो गया, और ग्रेनाइट बेसाल्ट को इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, वो क्वार्ट्जाइट बन जाएंगी। फिर क्या होता है कि जब वर्षा होगी तो वर्षा होने पर क्या होगा, इनका अपर्दन होगा, और अपर्दन होने से ये क्या होंगी, नदियों के द्वारा अवसाद या मलबा जमा होने पर ये क्या बन जाएगी, ये अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। नदियों के द्वारा ये क्या है, आगे ढोके लेके जाएंगे, मतलब अपर्दन होगा इनका, ये कटेंगी, ठीक है। फिर ये क्या होगा, नदियों के द्वारा जब ये आगे ढोई जाएंगी तो ये क्या होंगी, ये अवसादी चट्टानें होंगी, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। फिर अवसाद जमा होने पर इन अवसादी चट्टानों में क्या होती है, इन अवसादी चट्टानों में, ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों में क्या होंगी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के कारण ये क्या हो जाएंगी, ये जो है कायांतरित जो चट्टानें हैं उनमें चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संगमरमर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। फिर हम बात कर रहे थे, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया बीच में, हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अरावली की। अरावली के अंदर इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी जो है लंबाई, टोटल लंबाई जो है अरावली की वो कितनी है, वो 692 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान के अंदर इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, वो है हमारी 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 692 किलोमीटर। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो औसत ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, 930 मीटर। पहले प्रारंभ में जो है इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2700-2800 मीटर थी, और ये कैसी है, वलयाकार है। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, वो घट रही है, क्या हो रही है, वो घट रही है ऊंचाई, ठीक है। और आकार की अगर हम बात करें तो आकार कैसा है इसका, वलयाकार है, या तानपुरे जैसा बोल सकते हैं हम, तानपुरे जैसा। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये क्षेत्रफल का, ये 9% है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 9% है। और कितनी जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, वो है हमारी उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है, अजमेर में। और सर्वाधिक अंतराल भी कहाँ पे है, अजमेर के अंदर ही। जलवायु कैसी है यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, उपाद्र है, ठीक है, उपाद्र जलवायु है यहाँ पे। मिट्टी कैसी है, भूरी, लाल और काली है। मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, वो है मक्का। और दिशा की अगर हम बात करें, दिशा है इसकी दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की, और ये इसकी डायरेक्शन रहेगी, दक्षिण पश्चिम से लेके इसकी
उत्तर पूर्व की ओर इसकी डायरेक्शन रहेगी। इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो इसको हिंदू ओलंपस भी कहा है। जो इसकी जो चोटी है ना गुरु शिखर, उसको कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा उसको गुरु शिखर को हिंदू ओलंपस। ठीक है। परिपत्र पुराणों में इसको परिपत्र कहा है। कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में। आबूगलाब सिरोही में जो है आबूगलाब है। आड़ावला बूंदी में कहते हैं इसको। अड़ावटा उदयपुर में कहते हैं। माला ने जो इसको बालोतरा में कहते हैं इसको। और अन्य नाम अगर हम बात करें तो राजस्थान की जीवन रेखा, अरब सागर की बेटी और राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी ये कहलाती है। ठीक है। जो इसकी ऊंचाई घट रही है उसका कारण क्या है भाई? तो कारण एक तो ये है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा होना, और दूसरा क्या है? भौतिक, रासायनिक, मानवीय जो मानवीय कारण है उनके कारण जो है इनका क्या है, इनका ऊंचाई कम होना, मानवीय कारकों से अरावली का अपर्दन होना। ठीक है। ये इसकी ऊंचाई कम होने का कारण है। तो ये मैंने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की। नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में, जो चोटियां हैं इसकी, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी चोटी कितनी क्या होगी। क्लास भाई लंबी चलेगी, थोड़ी सी लंबी खींच देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा और हो जाए हमारा कवर। नेक्स्ट बात करें हम तो वर्तमान में जो है ये क्या नाम है, कितने जिलों के अंदर है? तो वर्तमान में जिलों की बात करें तो उदयपुर हो गया, स्लूम्बर हो गया। उदयपुर, स्लूम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन, इन जिलों के अंदर ये है। अरब सागर जो है ये अरब सागर के अंदर से ही है भाई। मिनिकोय जो द्वीप है वो अरब सागर के अंदर से है। तो ये जो अरब सागर है, ये अरब सागर क्या कहलाता है? ये अरब सागर अरावली का पिता कहलाता है। अरावली का जो विभाजन है वो भी तीन भागों में है। एक तो दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली। ठीक है। तीन भागों में है। तो उत्तरी की अगर हम बात करें, उत्तरी कहाँ से है? खेतड़ी से सांबर तक है। और मध्य कहाँ है? सांबर से देवगढ़। और दक्षिणी कहाँ से है? टोडगढ़ से सिरोही। तो उत्तरी की अगर हम बात करें तो उत्तरी कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी से सांबर, और ये सांबर से देवगढ़, और ये टोडगढ़ से सिरोही। इनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग औसत ऊंचाई क्या है? 450 मीटर है। 450 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो क्या है? 700 मीटर। और इसकी क्या है? 1000 मीटर। इसकी 750 मीटर, इसकी 1000 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है 1722। और इसकी टॉडगढ़ ब्यावर, और इसकी क्या है? रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर है, वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। फिर ये तो हमने बात कर ली कि इनका विभाजन। अब हम बात करते हैं कि जो अरावली है इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में। तो कोई ट्रेक बना के याद करना चाहे तो वो ट्रेक बना के याद कर सकता है, और ऐसे ही याद करना चाहे तो ऐसे भी याद कर सकता है। फर्स्ट होगी जैसे गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर जो कितनी है? 1722। और कई इसको 1727 भी, क्योंकि 5 मीटर क्या है, इसके ऊपर दत्तात्रेय जो ऋषि हैं उनका मंदिर बना हुआ है। तो ये 5 मीटर जो है इसलिए इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही आएंगी 1722 और 1727। ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि क्यों इसको कहा जाता है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट और जो नीलगिरी है, माउंट एवरेस्ट ऊपर और नीलगिरी जो नीचे दक्षिण है, उन दोनों के मध्य में क्या है? ये सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये। ठीक है। और इसी को हिंदू ओलंपस, संतों का शिखर और गुरु माथा का कहा जाता है। फिर इसके बाद में आती है शेर जो है 1597। गुरु शिखर, शेर, गुरु से दिलवाड़ा से जरगा लगा ले, गुरु से दिल जरा
चलगढ़, रघुनाथगढ़, और अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो। ठीक है, तो दिलवाड़ा कितनी है? गुरु शिखर सबसे पहले गुरु शिखर 1722, शेर 1597 और दिलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर और जरगा कितनी है? 1431 मीटर। 1442 दिलवाड़ा, 42 1432 मीटर। 1380 मीटर है अचलगढ़। 1080 1055 है, 80 नहीं, 1380 अचलगढ़। 1055 खो जो है 930 मीटर है, शायद कुछ 920 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। शेर भी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा भी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। जरगा कहाँ पे है? ये उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। रघुनाथगढ़ जो है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, ये उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ जो है वो सिरोही के अंदर है, ये सिरोही के अंदर है। तीनों के तीनों ये उदयपुर के अंदर है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। खो जो है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर है। ये थी जो इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ थी, बड़ी बड़ी चोटियाँ वो। अब जैसे कुछ और भी चोटियाँ हैं, उनका भी जैसे नाम याद रख लेते हैं। जैसे आबू पर्वत होगी, आबू पर्वत कहाँ पे है? सिरोही में है। और धौलिया डूंगर होगी, वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ लीलागढ़ जो वो उदयपुर में है। बांसदर्रा पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। जयराज पहाड़ी कहाँ पे है? सिरोही में है। ऋषिकेश सिरोही में है। मालखेत जो है वो सीकर में है। लोहागढ़ झुंझुनू में है। भेजागढ़ भी झुंझुनू में है। बाबाई भी झुंझुनू में है। सुंदा पर्वत जो है वो जालौर में है। इसराना जो है वो भी कहाँ पे है? वो जालौर में है। और रोजा भाखर भी जालौर में है। हेमकूट पर्वत राजसमंद में है। तारागढ़ टाटगढ़ जो है अजमेर ब्यावर। टाटगढ़ को गोरमजी या मोरमजी भी कहते हैं। भैराज पर्वत जो वो अलवर में है। बैराट जो हो कोटपुतली भैरोड़ में है। पिचुन जयपुर में है। पिलाली अलवर में है। बरवाड़ा जयपुर में है। मनोहरपुरा जयपुर में। नागचोटी जयपुर में। अगर भाई किसी को इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे जो है ट्राइब दिव्यांश क्लासेस के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जुड़ जाइए और आप मुझे वहाँ पे मतलब बता दीजिए या कमेंट में नीचे करके बता दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। मैं जो पढ़ा रही हूँ, नोट्स बना के जो पढ़ा रही हूँ मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। फिर हम जैसे बात करते हैं विभिन्न दर्रों की, तो विभिन्न दर्रों में जैसे दर्रे या नाल। दर्रा क्या होता है कि जो पर्वत हैं, पर्वतों की जो मध्य जो रास्ता होता है, मध्य जो रास्ता जो जैसे भीड़ा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल मतलब तंग रास्ता बोलते हैं जिसको, बिल्कुल भीड़ा भीड़ा रास्ता सा, उनको क्या बोलते हैं? उनको दर्रा या फिर नाल बोलते हैं, जो दो स्थानों को जोड़ते हैं आपस में। तो पाले के दर्रे में कौन कौन से हैं? देसूरी नाल, सोमेश्वर की नाल और बरदर्रा, ये पाले के दर्रे हो गए। उदयपुर की अगर हम बात करें तो देवारी, हाथीगुड़ा, फुलबारी, केवड़ा की नाल। राजसमंद की अगर हम बात करें तो गौरम घाट, खामली घाट, जिलवा की नाल, हाथीगुड़ा नाल। बूंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा। ठीक है, ब्यावर अजमेर की बात करें तो परवरिया दर्रा, सुरा घाट दर्रा, बरदर्रा और के कचवाली दर्रा, शिवपुरा दर्रा। सिरोही में पीपली दर्रा है भाई। ठीक है, टोडगढ़ के दर्रा की अगर हम बात करें तो कचवाली दर्रा, पीपली दर्रा, उदाबारी, सरूपा घाट। अजमेर के पूर्व और पश्चिम में दर्रों की अगर हम बात करें तो परवरिया जो है वो पूर्व में और बर जो है वो पश्चिम में। ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे की अगर हम बात करें तो शिवपुरा, सुरा घाट, झीलवाड़ा, गौरम घाट, खामली घाट। फिर पठार आगे, पठार की बात करेंगे हम। पठार में जैसे उड़िया का पठार हो गया जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और आबू का पठार हो गया सिरोही के अंदर, और उदयपुर के अंदर जो है लसाड़िया का पठार, भोमट का पठार, भोराट का पठार। जो भोरट का पठार है वो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा है। फर्स्ट जो राज्य का सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? उड़िया का पठार। दूसरा जो वो भोराट का पठार, जो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, भोराट। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो मेषा का पठार, मानदेशरा का पठार और ऊपरमाल का पठार। अलवर की हम बात करें तो काशन का पठार, कंकड़वाली पठार, और भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो बीजासन का पठार।
फिर अरावली की कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो भैया आप खुद अपने आप से कर लेना। और अलवर में अगर आप नोट्स बोलोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा मैदानी भाग, और मैदानी भाग के बाद में हमारा रहता है पठारी भाग। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये क्लास जो है बहुत लंबी चली गई होगी, और आई थिंक जो चीज़ करवाई है वो आपको समझ में आई होंगी। और ये जो पहाड़ियाँ वगैरह इनके जो नाम है भाई, इनका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन पहाड़ियों वगैरह से। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू।